हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। लुसेंट प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को अच्छे से समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश गुप्त वंश के पतन के बाद जिस नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। इनकी राजधानी थानेश्वर, जो कि हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसने परम भट्टारक और महाधिराज की जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। तो सबसे पहले यहाँ पर पुष्यभूति वंश के अगर संस्थापक की बात करते हैं तो वो पुष्यभूति थे। उनकी राजधानी थानेश्वर थी और इस वंश का जो प्रभाकर वर्धन था राजा, वो इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। और प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के दो पुत्र थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, तथा एक कन्या थी, राजश्री, जो उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा गिरिवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने गिरिवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक कौन था? तो शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधिया को कटवा दिया था। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक जैसे नरेश की उपाधियां धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री हेंगशांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब हेंगशांग की बात करते हैं तो हेंगशांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता था। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हेंगशांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजा आश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हेंगशांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। तो हर्षवर्धन के समय प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रयाग में एक समारोह आयोजित किया जाता था, जिसे
महामोच परिषद कहा जाता था। और इसका जो छठा समारोह सम्मेलन था उसमें खुद हर्षवर्धन हेंगशांग जो है हेंगशांग उसमें सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। तो हर्ष ने 3 ग्रंथ की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था तथा प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरीक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था और जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। दंड पाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्वसेन के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। तो जो अश्वसेना का जो अधिकारी होता था उसको बृहदेश्वर कहा जाता था और जो पैदल सेना के अधिकारी होते थे उन्हें बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर हर्षचरित के अनुसार हर्ष का मंत्री परिषद, तो हर्ष का जो मंत्री परिषद, ठीक है, भंडी प्रधान सचिव, सिंहनाद प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त गज सेना के प्रमुख होते थे। तो हम लोगों ने इस प्रकार पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को आसान भाषा में अच्छे से समझने का प्रयास किया। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।